नमस्कार। आज के टॉपिक में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 7073 और इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंस थी, इसकी क्या शॉर्टकमिंग्स थी, क्या इसकी नेगेटिवनेस था, वो देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। मेनली रेगुलेटिंग एक्ट ये इसलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की अफेयर्स को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या रेवेन्यू से रिलेटेड हो, उनको रेगुलेट किया जा सके। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत विशाल कंपनी बन गई थी जो पूरे भारत पर नियंत्रण कर रही थी। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट को लगा कि क्यों ना हम ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो भी कॉलोनीज़ थी ब्रिटेन की, जैसे भारत है, तो वहाँ इन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके का बना दिया था कि गवर्नमेंट को काफ़ी बदनामी सहनी पड़ी। इंग्लैंड की रानी को काफ़ी मानव अधिकारों का हनन और बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स का मतलब दिक्कत उनको सहनी पड़ी। और तो इसलिए ये इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल ज़रूरी था, ताकि इस पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन को बनाया जा सके और एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश हो सके। हालांकि ये एक्ट बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तक ही सीमित था, क्योंकि शुरुआत में इन्हीं 3 जगहों पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा प्रशासन था। अब क्योंकि उन्होंने सोचा कि पॉलिटिकल पावर्स को हटाएं, अपने हाथों में ले ब्रिटेन की गवर्नमेंट, और अपने हाथों में लेकर उसे सुव्यवस्थित करें, उसमें कुछ रिफॉर्म्स करें और देश के हिसाब से नियमों को लाएं। और जो भी समस्याएं जो हो रही हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की गवर्नमेंट पर ज़्यादा हावी होने लग गई थी, नियम अपने तरीके से रखने लग गई थी। इवन इंग्लैंड की पार्लियामेंट को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भाव नहीं देते थे और अपने हिसाब से सारे कार्य में अपना अपना हाथ रखते थे। और जो करप्शन भी बहुत ज़्यादा था, जैसा आपको बताया, एम्स वॉरेन हेस्टिंग्स, इन सब पे फोर्जरी के मुकदमे भी चले। इस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट लाना ज़रूरी हो गया था। जैसा कि अभी मैंने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट लाने की वजह रही ईस्ट इंडिया कंपनी का मिसमैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी के पास फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही थी बार बार, जबकि इतना बड़ा रेवेन्यू ले रहे थे तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट से लोन भी मांग रहे थे। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये चाहे तो ब्रिटिश ऑफिसर अपने अपने व्यापार भी कर सकते थे और ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में, ईस्ट इंडिया कंपनी में रहकर भी उसके काम के साथ साथ अपना पर्सनल काम भी कर सकते थे। पॉलिटिकल पावर थी इनके पास, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता, बक्सर का युद्ध जीता और भारत को अपनी मुट्ठी में ले लिया। बेनिफिट्स तो ले रही हैं, लेकिन उसके उनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं थी। पावर की अब्यूज़ हो रहा था, जैसा मैंने अपने बताया कि एम्प्लॉय अपने पर्सनल बिजनेस कर रहे थे, करप्शन थे, ऑपरेसिव बिहेवियर था। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल में दीवानी एंड निजामत रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू लॉ वाज बोथ इन कंपनीज हैंड, पर कोई डिफाइन नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी का पब्लिक आउटक्राई होती थी। भाई लोग शोर मचाते थे, इंग्लैंड तक जाते थे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियाँ क्या क्या थी, क्या क्या उसमें शॉर्ट कमिंग्स थे। वेग डेफिनेशन, पावर की वेग डेफिनेशन दी। पावर ऑफ द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वाट नॉट क्लियरली मेंशन। सभी एक एक मुद्दे पर झगड़ते रहते थे। गवर्नर जनरल की पावर क्या होगी, काउंसिल के पावर, कई फैसले ऐसे थे जो गवर्नर जनरल ने काउंसिल की बदली, और कई बार काउंसिल इतना हावी हो गया कि उसने गवर्नर जनरल के फैसलों पर ऐतराज़ जताना शुरू कर दिया। लैक ऑफ रियल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल नहीं थी, और रूल तो ला दिया, रेगुलेटिंग करने पर हो नहीं पा रही थी, क्योंकि रेवेन्यू का अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही एकाधिकार था। सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं थी,
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शन में डिफरेंट नहीं था। गवर्नर जनरल की काउंसिल ही सब काम कर रही थी और 4 मेंबर्स वो होते थे वॉरेन हेस्टिंग्स के दौरान मेनली, और 4 यही सब कुछ देख लेते थे, यही जज भी थे, यही लॉर्ड भी थे, सब कुछ थे। जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते रहते थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता और कंपनी आपस में भिड़ते रहते, कई बार तो एक दूसरे के अगेंस्ट में सेनाएं तक लानी पड़ गई। तो आज का टॉपिक जो आपने शॉर्ट में समझा, रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये हमने जाना ही क्या है।